ये सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, फिर से मिला लीजिए जो लिखे हैं। गुड्डी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल। सी वॉज 1000 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट top of tree which is in between her and the mall was exactly in line of sight with the top of the mall. The tree height is 10 meter and it is 20 meter away from Goody, है ना। How tall is the mall? ऑप्शन भी दिया हुआ है इसका। पहला ऑप्शन है आपका 4 to 3.5 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 450 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 470 मीटर और डी ऑप्शन है आपका 495 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ता है और फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। कह रहा है कि गुड्डी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, एक रोड है, उसके ऊपर एक गुड्डी नाम की लड़की क्या है, खड़ी है। मान लेते हैं ये गुड्डी है, ये खड़ी है, जी फॉर गुड्डी। सी वॉज 1000 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल। एक मॉल है, मॉल बड़ा होता है, ये मॉल है ना, जो कितनी दूरी पे, उससे कितनी दूरी पे है, वो 1000 मीटर की दूरी पे है। माने गुड्डी से जो मॉल का लंबाई है वो 1000 मीटर है। क्या सहमत हो इस बात से? सी वॉज 1000 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल। अब ये जो गुड्डी है वो इस मॉल के टॉप को, टी फॉर टॉप लिख लो, टॉप को देखने में क्या है, सक्षम है। फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट टॉप ऑफ द ट्री विच इज इन बिटवीन हर एंड द मॉल। एक पेड़ है, एक पेड़ है जो इन दोनों के बीच में कहीं है। ये पेड़ है मान लो, ठीक है, ये कोई पेड़ है आपका, ये पेड़ का टॉप है। तो हर एंड बिटवीन के बीच में ही पेड़ है। ये ट्री है, ये आपका मॉल है, लेकिन वो मॉल के टॉप को देखने में सक्षम है, बीच में है तो भी। मतलब जो साइड का रह गया है देखने वाला, जैसे वो आँख को ऊपर की तो ऐसे इन्होंने देखा। ठीक है, समझ रहे बात को? अगर ये पेड़ थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो क्या ये मॉल का टॉप दिखाई देता उन्हें? तो क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया है कि वो लड़की इस तरह से मॉल से 1000 मीटर की दूरी पे इस तरह से खड़ी है कि आप देखोगे कि कभी कभी जैसे सामने वाला चीज़ टॉप पे वो जो रहता है वो किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करता है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है पीछे का। लेकिन जब तुम पीछे जाते हो तो फिर वो दिखाई देने लगता है। ऑब्जर्व किए हो कभी? कुछ ऐसा ही घटना यहाँ पे हो रहा है कि लड़की इतनी दूरी पे खड़ी है कि बीच में एक पेड़ भी आ जाएगा, एक ट्री भी आ जाएगा, तो भी वो मॉल के टॉप को देख सकती है। फिर आगे पढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट टॉप ऑफ द ट्री विच इज इन बिटवीन हर एंड मॉल वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट पे ही है, इसके बीच में। विथ द टॉप ऑफ द मॉल। द ट्री हाइट इज 10 मीटर। ट्री का जो हाइट है वो कितना है, 10 मीटर। ट्री का हाइट कितना है, 10 मीटर। द ट्री हाइट इज 10 मीटर एंड इट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम गुड्डी। गुड्डी से कितना दूरी पे है ये? तो एक काम करते हैं,
इधर करते हैं ना, क्योंकि 1000 मीटर तो बहुत दूर हो जाता है क्या। तो ये ट्री कर देते हैं जिसका लंबाई कितना है जी, इसको ए बोल दो, इसको ट्री बोल दो। ये 10 मीटर का था। और एक बात बताओ, गुड्डी का अगर हाइट नहीं दिया है तो गुड्डी की नज़रें कहाँ होगी, यहाँ पे। जब गुड्डी का हाइट नहीं दिया रहेगा तो गुड्डी का खड़ा होने वाला जो लेंथ है, मतलब जो खड़ा थी उसकी लेंथ को 0 माना जाएगा। मतलब गुड्डी की आंखें क्या थी, ऐसे थी, वो सो के देख रही थी यहाँ पे धरती पे, उसकी आंखें यहाँ थी। समझ रहे हैं बात को आप। और वो ट्री जो था गुड्डी से कितना दूरी पे था, 20 मीटर। ये एक राइट एंगल है और एक बड़ा वाला राइट एंगल है। हमको क्या निकालना है कि उस मॉल का हाइट कितना था, निकाल लेंगे जी। ये थीटा मान लेते हैं। तो अगर छोटे वाला ट्रायंगल को कंसीडर करोगे, टी, इसको मान लो गुड्डी की आंखें हैं, ए एम हो गया, टी हो ही गया, इसे पी बोल दो, इसे क्यू बोल दो। तो अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें, ट्रायंगल टी पी क्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा जी, 10/20। और अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें ए एम क्यू, तो यही टेन थीटा क्या हो जाएगा, मॉल का हाइट h मान लेते हैं। तो h बाई 100 की 1000, इस टेन थीटा का वैल्यू 1, यहाँ से 10/20 यहाँ लिख देते हैं, और ये हो गया h बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल, तो h का लंबाई कितना आ गया, 1000/2। तो h का वैल्यू 500 मीटर। मॉल का लंबाई कितनी थी, ऑप्शन नहीं दिया है क्या। ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी आंसर नहीं दिया था। क्या Goody was standing a road near a mall. She was 100 meters away from the mall and able to see the top of mall from the road in such a way that top of tree was in between her and mall was exactly line of sight with the top of the mall. The tree's height is 10 meter and it is 20 meter away from Goody. How is mall? सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डी ही 1000 मीटर थी उस मॉल से, तो h बाई 1000 इज इक्वल टू 1/2 होगा ही। ठीक है भाई, यही आंसर होगा। क्या इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, उसमें आप देखे होगे तो। मतलब वो ठीक है, उसने एक्सप्लेन भी तो किया होगा। वो एक्सप्लेनेशन आप हमें भेजें। देखो इन्होंने गलती किया है, इन्होंने गुड्डी से जो ट्री का लेंथ दिया था ना, वो क्वेश्चन में 20 दिया है, जबकि इसमें उन्होंने 30 यूज किया है। तो अगर तुम क्वेश्चन में ये चेंज कर लो कि गुड्डी जो थी वो 30 मीटर अवे थी, ये 30 यूज कर लो तो आंसर आ जाएगा। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 3 होगा। अब 3 से काटो इसको,
3 से काटो, 3 3 जा 9। अच्छा, इससे भी नहीं आ रहा है। और ये 1410 दे दिया है मीटर। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग कर दिया है। ये जो 1000 मीटर अवे फ्रॉम मॉल कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में दिया है 1410 मीटर। हाँ, समझ रहे हो बात को? इसमें जो गुड्डी का मॉल से जो डिस्टेंस बिटवीन है वो दिया है 1410 मीटर। इसमें क्वेश्चन में दिया है 100 मीटर। अरे भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है, आप वही रहने दो। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है रादर देन कि आप उस सॉल्यूशन को रटो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बात ख़त्म कीजिए। अब एक लड़का क्वेश्चन भेजा है 32 नंबर। अरे बाप रे बाप, अभी इधर ही हो तुम? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं 32 नंबर। इसको मिटाते हैं, प्रिंट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। फिर लिखा है फ्लाइंग एट दिस हाइट, फ्लाइंग एट दिस हाइट the angle of depression from aeroplane, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks, 2 points on both banks of a river in opposite direction are 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. फिगर बनाइए। एक रिवर है और एक रिवर है जो कितने हाइट पे अपनी उड़ान को भर रही है? 300 मीटर पे। 300 मीटर पे एक एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है। समझ रहे बात को? एक एरोप्लेन 300 मीटर पे क्या हो रहा है? उड़ रहा है। ठीक है, इसकी धरती से हाइट कितनी है जी? 300 मीटर। फिर कह रहा है कि फ्लाइंग एट दिस हाइट, मतलब ये इधर उधर नहीं जा रहा है, इसी हाइट पे उड़ रहा है। समझ रहे बात को? एक ही जगह पे रुका हुआ है, वो उड़ रहा है। फ्लाइंग एट दिस हाइट। फिर बोला है कि फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन। रिवर जो नदी है उसका 2 किनारा होता है। कोई भी नदी है उसका 2 किनारा होगा? 4 किनारा तो नहीं ना होगा। 4 किनारा पोखरा का हो सकता है, तालाब का हो सकता है, नदी का 4 किनारा होगा जी। तो वो 2 बैंक्स, 2 जो किनारा है, बैंक्स मतलब किनारा होता है, वो एक किनारा ये है और एक किनारा कहीं यहाँ है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है एंड 60 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बताइए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना। ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। बोलो प्रिया सिंह। अरे भाई प्रिया, तुमसे हम पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। क्या ये सही हम फिगर बनाए हैं कि गलत बनाए हैं? प्रिया सिंह, गलत है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम बार बार बोलते हैं, या एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, कि पहले सामने बंदा देखेगा। तो एरोप्लेन से पहले आदमी सामने देखेगा और वहाँ से जितनी नज़रें झुकेगी वो एंगल होगा आपका 45 डिग्री। फिर दोनों किनारा था, ये पता है ना कि 2 किनारे का था, बीच में कहीं उड़ रहा था,
तो एक इधर पहले सामने देखेगा और ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। समझ में आया? यही सब गलतियां नहीं करना है आपको। बार बार इस फिगर को हम गलत करके बनवाते हैं ताकि आप समझें कि इस तरह से फिगर नहीं बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए या एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पहले नज़रें सामने होगी, फिर वहाँ से जितना झुकाव होगा उसी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। अब अगर हम ज्योमेट्री का यूज करें तो ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा जी। बोलिए। अब आप हमें बताएं कि अगर ये ए से बी तक 300 मीटर है तो ये भी 300 मीटर होगा? क्योंकि दो एंगल सेम हो गया तो अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड भी तो बराबर होगा। हो गया। और एक लगा देंगे हम लोग tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया √3। ए बी का लंबाई 300 बाई क्यू बी, तो क्यू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 300 डिवाइडेड बाई √3 होगा। तो क्यू बी का लंबाई कितना हो गया? 300 √3 अपॉन 3, यानी कि 100 √3। बोलिए। अब हमारा जो रिवर का लेंथ है, एक किनारा ये है एक किनारा ये है, तो जो रिवर का विड्थ है वो कितना होगा? विड्थ ऑफ रिवर क्या होगा? क्यूपी होगा, और क्यूपी का मतलब हो गया क्यूबी अब प्लस बीपी। तो क्यूबी का लेंथ है 100 √3 और बीपी का लेंथ है 300 मीटर। तो दोनों को जोड़ना है। √3 का वैल्यू इन्होंने बोला है कि 1.732 लीजिए, तो 100 इंटू 1.732 अब प्लस 300। तो अगर 100 से गुना करोगे तो 173.2 होगा प्लस 300, जोड़ दो 0.2 रहेगा, और ये 3 और 1 4 73। सही है। 473.2 मीटर उस नदी की चौड़ाई होगी। समझ गए? प्रिंट कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का और भी अगर क्वेश्चन है तो भेज दीजिए, नहीं तो फिर उस बच्चे का क्वेश्चन लेंगे जो पूछा है। आई होप कि हमने सारा क्वेश्चन क्लियर कर दिया आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चंस को आप बनाएं। प्रूफ करना है आपको। cot स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1/1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -1/1 प्लस सेक थीटा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलएचएस को आगे प्रोसीड करने से अच्छा है आप एलसीएम ले लो। तो ये 1 प्लस साइन थीटा होगा और इनटू 1 प्लस सेक थीटा होगा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा -1 है। अब पहले से सेक स्क्वायर थीटा है तो
तो ये साइन स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब आप हमें बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और अपॉन इसको रहने दीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। ये कितना होगा जी? तो कॉट ये तो कट के 1 हो जाएगा ना जी, तो 1 माइनस ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा फिर 1 होगा। तो नीचे कुछ भी रहे, नीचे कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर 0 आ रहा है तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी 0 हो जाता है, इज इक्वल टू RHS। क्या समझ में आया ये बात? बोलिए। किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन भेजिए आगे, नहीं तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री नामक जो चैप्टर है क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस को भी लेके ख़त्म हो गया। मतलब आइडेंटिटीज़ भी ख़त्म हो गया, प्रूफ वाला भी ख़त्म हो गया, है ना, रेशियोज़ वाला भी ख़त्म हो गया, एंड हाइट एंड डिस्टेंस भी ख़त्म हो गया। अब आप बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू किया जाए? बहुत आसान चैप्टर है, दूसरा कुछ बोलो। क्या? अरे बहुत आसान चैप्टर है, अभी ख़त्म हो जाएगा 10 मिनट में, बोलो तो ख़त्म कर दें। कितना मिनट टाइम है अभी? कितना मिनट टाइम है अभी? कितना? 7 मिनट। 11:05 में ही ओवर था क्या क्लास? 12:05। चलो तो ख़त्म कर देते हैं 5 मिनट में प्रोबेबिलिटी। तुम भी क्या याद रखोगे? रहने दे कि पढ़ा दें? देखो, प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होता है पता है? हाँ, इसका हिंदी होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। मतलब कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है तो कितना संभावना है कि वो सैंडल खाएगा और कितना संभावना है कि वो मना लेगा। समझ रहे हो? हाँ, वसीम अकरम, समझ रहे हो? तो अब क्या होता है कि अब तुम्हारा वो डिपेंड करता है कि वो लड़की की क्राइटेरिया क्या है, वो क्या चाहती है ना। तो उसी तरह से जैसे मान लो कि उसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कितना प्रोबेबिलिटी है, हाफ हाफ है कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है
कि 100% श्योर हैं, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में जो होता है वो फिक्स होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि फिक्स होता है कि नहीं, ये प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दें हम आपको कि एक कॉइन है आपके पास, एक कॉइन है आपके पास जिस पे एक हेड है एक टेल है। अगर आप उसको टॉस करते हो और पूछते हो कि कितनी संभावना है कि हेड आएगा, 50% कि 100%? 100% तब बोलते जब दोनों तरफ हेड होता है। जैसे शोले मूवी देखे हो, गब्बर, वो शोले मूवी गब्बर वाला, उसमें अमिताभ बच्चन के पास दोनों तरफ जो सिक्का होता है, मतलब एक सिक्का होता है, दोनों तरफ हेड ही रहता है। तो उसमें 100% श्योरिटी है कि नहीं, हेड ही आएगा। लेकिन अगर सिक्का नॉर्मल हो जिसपे एक हेड हो एक टेल हो, तो उसमें जो है 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। अब कोई कहता है कि नहीं सर, हम 50 बार उड़ाए थे ना, 50 बार उड़ाए थे तो 50 बार हेडे आया था, तो 100% हेड आएगा। ये गलत हो जाता है आंसर, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी का केस मात्र 50 बार उड़ाने से नहीं देखा जाता है। प्रोबेबिलिटी का केस करोड़ों अरबों बार उड़ाया जाता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एक सिक्के को उछाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि हेड और टेल आने की क्या गिनती है। तो हजारों करोड़ों बार जब उछाला गया तो देखा गया कि जितनी बार हेड आ रही थी उतनी ही माने इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ हेड आ रहा था, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ टेल भी आ रहा था। समझ रहे हो? उड़ा रहे हेड आया, उड़ा रहे हेड आ रहा है, उड़ा रहे हेड आया, फिर उड़ा रहे टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। तो हजारों करोड़ों बार हेड आ रहा है, हजारों करोड़ों बार मतलब हेड आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि हम देखेंगे कि दोनों का सेम है प्रोबेबिलिटी आने का, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो आधा चांस बनता है हेड आने का, आधा चांस बनता है टेल आने का। समझ गए बात को? तो अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 हुआ, तो इसको बोलते हैं, 1 को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट और इस 2 को बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है? 1 को बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट और s को बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब 2 वर्ड आया है किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी के लिए, एक इवेंट है और एक सैंपल स्पेस है। तो इवेंट क्या होता है? जो वर्क किया जा रहा है, जैसे हम सिक्का उछाल रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आने के दरमियान जो घटना हो सकता है वो इवेंट के अंदर आता है। जैसे हम सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर हम एक क्या ले लें, डाइस ले लें, तो डाइस पे 1 लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है, 2 ऐसे, 3 4 5 ऐसे लिखा रहता है ना। तो अब हम बोले कि अगर एक डाइस को जिसको कि छक्का गोटी बोलते हैं, उसको डाइस बोला जाता है, उसको थ्रो किया जा रहा है, तो क्या क्या आ सकता है वो इवेंट में आएगा। तो इवेंट जो है वो 1 का आना है, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, ये सारे इवेंट्स हैं। और सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल आउटकम होता है, क्या क्या आ सकता है। जैसे हम बोले कि एक डाइस को फेंके तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 का आना एक इवेंट है, लेकिन उस इवेंट के दरमियान जो घटना हो सकता है वो टोटल कलेक्शन को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। समझ रहे हो? सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल कलेक्शन ऑफ इवेंट इफ यू परफॉर्म अ इवेंट। यदि आप एक इवेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो उस दरमियान जितने भी इवेंट्स अकर हो सकते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो ये जो ई में लिखे हैं वो एस में लिख लो, एस में। अब बताओ कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 6 होगा। अब हम पूछे आपसे कि इवेंट बताइए
2 के आने का, तो एक ही 2 है उस डाइस में कि 2 बार है? एक बार है। तो अब हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट क्या हुआ, तो वो 1 होगा। 3 आने का इवेंट क्या है, तो 3 भी एक ही बार है, तो उसका भी संख्या नंबर ऑफ इवेंट 3 के आने का वो भी 1 है। लेकिन अगर हम पूछ दें कि अगर एक डाइस को फेंका गया और 3 से कम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 से कम नंबर आना इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ? 3 से कम नंबर आना। अब बताइए कि तब इवेंट क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो उस समय नंबर ऑफ इवेंट क्या हुआ? 2। लेकिन पॉसिबल आउटकम्स सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? उस दरमियान जो जो हो सकता है जब आपने डाइस को फेंका है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 नंबर आना कितना हो गया? 2/6। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का आना क्या हो गया? 1/6। तीन एक ही बार है ना? 3 तो एक ही है ना? 3 का आना, 3 एक डाइस में 3 बार होता है, तो 3/6 कैसे लिख सकते हैं? तब तो हम क्या कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6/6। मतलब 100% हम जब खेल रहेंगे 6 आएगा। सर आप ये पूछ रहे थे ना कि 3 आने के मतलब 3 से कम आने की कितना प्रोबेबिलिटी है? तो वो तो 2/6 हुआ 1/3। वो तो 2/6 हुआ 1/3, वो 1/2 थोड़ी होगा। चलिए 1/3 हो गया। और यहाँ पे 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब एक बोले कि एक बॉक्स के अंदर अगर 5 गेंद है जिसमें से 3 रेड है और 2 ब्लैक है, हम आंख बंद करके उस बैग को घुमा दिए, हमको दोनों का साइज इक्वल है, लाल पीला नीला जो भी गेंद है, लाल था 3 और 2 था ब्लैक, सबका साइज सेम है, उसमें से एक गेंद निकाले आंख बंद करके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाइट गेंद आए? 0। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आएगा ही नहीं क्योंकि वाइट था ही नहीं। समझ रहे हो? और इसी समय हम पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट गेंद नहीं आए? 100% वाइट नहीं आएगा क्योंकि वाइट था ही नहीं। तो 100% का मतलब ये होता है 100%। अब परसेंट का मतलब तुम जानते हो 100/100 1। ठीक है? हाँ, अगर पूछ दे कि रेड गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें 3 रेड था, तो इवेंट हो गया 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम 5। समझ गए? यही है प्रोबेबिलिटी। खत्म हो गया ना? अब क्या होता है कि जैसे 2 डाइस को यदि एक साथ फेंक दिया जाता है तब पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? 36 हो जाता है। कुछ लोग 12 बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। कुछ लोग 12 बोलते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12 होगा, वो गलत बोलते हैं। अगर आप 2 डाइस को एक साथ फेंकते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हुआ वो 36 होता है। क्यों? देखिए, क्योंकि अगर आप जरा सोचना,
क्यों 36 होगा? सोचना, अगर तुम एक डाइस इस पे लियो, एक डाइस इस पे लियो, फेंक दिए, क्या क्या आ सकता है? सोचो। हमने नहीं देखा उसको, लेकिन हम अपना देखे नहीं उसको कि क्या आया है, बस सोच रहे हैं ऐसे इधर आंख करके, मैंने जिधर फेंके उधर से इधर आंख करके कि भाई क्या क्या आ सकता है। तो दिमाग में हुआ कि एक पे एक आ जाए, एक पे एक आ जाए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता था कि पहला पे एक आए, दूसरा पे दो आ जाए, पहला पे एक आए, दूसरा पे तीन आ जाए, पहला पे एक आए, दूसरा पे चार आ जाए, पहला पे एक आए, दूसरा पे पाँच आ जाए, पहला पे एक आ जाए, दूसरा पे छः आ जाए, पहला पे एक आ जाए, दूसरे पे सात आ जाए। ये भी है। माने हम इधर मुंह करके इधर फेंके हैं, तो क्या हमारे दिमाग में ऐसा होगा कि एक पे एक आएगा, एक पे सात आया होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है कि 6 तक ही होता ही है। तो और क्या हो सकता था कि पहले डाइस पे दो, दूसरे पे एक, पहले डाइस पे दो, दूसरे पे भी दो, पहले डाइस पे दो, दूसरे डाइस पे तीन, पहले पे दो, अगले पे चार, पहले पे दो, अगले पे पाँच, पहले पे दो, दूसरे वाले डाइस पे छः। दो साथ हो ही नहीं सकता है। अब तुम सोचो, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर क्या होगा? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर क्या हो सकता है जी? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर क्या हो सकता है? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। क्या इसके अलावा और पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है? तो टोटल आउटकम्स जो है वो 36 होगा। गिन के देख लो। अब इसमें से क्वेश्चन क्या कर सकता है प्रोबेबिलिटी में? समझना, बोलेगा कि अगर दो डाइस को फेंका गया, दो डाइस को फेंका गया, तो किसी डाइस पे दो आ जाए और किसी डाइस पे तीन आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? माने 2 3 आ जाना चाहिए। क्या समझे क्वेश्चन से? पहले सुनो, पहले फिर से सुनो। दो डाइस को फेंक दिए तो हमें किसी भी डाइस पे दो आए, किसी पे डाइस पे तीन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में से किसी पे एक पे दो आना चाहिए, एक पे तीन आना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो होगा 2/36। कैसे? देखो, हमारा इवेंट क्या है? हमारा इवेंट है किसी डाइस पे 2 का आना और किसी पे 3 का आना। तो 2 3, एक ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है और एक 3 2 ये हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई और भी होगा तो हमारा जो इवेंट है वो हो पाएगा? पहले पे मान लो 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तो क्या 2 3 आया? तो इनके अलावा कोई और आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 3 आए। 2 3 केवल 2 ही इवेंट हैं इसमें, लेकिन उस इवेंट को परफॉर्म करते वक्त टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये सारे दिख सकते हैं। तो संभावना कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अगर एक डाइस को फेंक रहे हो तो कम हुआ। इसी का फायदा जो जुआरी है वो उठाता है। जो जुआरी है वो इसी का फायदा उठाता है। जब तुम गेम खेलने गए होगे, कभी आता है तुम लोग के यहाँ गेम होता है मेला वेला में, तो जो खिलाता है उस सबसे फायदा इसका उठाता है। बोलता है कि भाई तुम जितना बोलोगे ना उतना आ जाएगा तो तुम जीत गए, अगर उतना नहीं आया तो हम जीत गए। अब बोलो कौन जीत रहा है? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक है, उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम है। इसका फायदा वो उठाता है, तुम नहीं समझ पाते हो। तुम उसको बोलो कि भाई तुम बैठ, तू खेल, हम खिला रहे हैं, तू बोल,
वो बोलता है, ऐसे क्वेश्चन होता है कि दोनों डाइस का सम 10 आ जाए। क्वेश्चन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ डाइस सम विल बी 5। वो बोलता है कि सम जो है वो 5 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब बताओ कि क्या क्या होगा तो सम 5 आ सकता है। 1 4 होगा तो 5 हो सकता है। क्या इस लाइन में 1 1 होगा तो 5 होगा। इस लाइन में पूरा केवल 1 4 आएगा तभी दोनों का डाइस का सम 5 आएगा। फिर इसमें 2 3 आएगा तो सम 5 आएगा, 3 2 आएगा तो सम 5 आएगा, 4 1 आएगा तो सम 5 आएगा। क्या इसमें होगा? क्या इसमें होगा? तो सम का आने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 4/36। और 4 के नहीं आने का मतलब दोनों का सम 5 नहीं आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी की सम जो है वो 5 नॉट मतलब समझो कि नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कै गो आउटकम्स बच जाएगा जिससे 5 नहीं आएगा सम? 32 ठो, टोटल 36 है। 4 गो में 5 5 आ जा रहा है तो 32 हुआ। और बाई 36 तो 4 से काटो, 4 बटे 32, 4 9 36, 8/9 इसको काटो। गलती की है क्या जी? सही तो है, कोई गलती नहीं है। 4 एकम 4, आइए कितना होगा? 4 9 36, 1/9 हुआ। अब बताओ कि कौन गेम में जुआरी ये खेल रहा है और तुम ये खेल रहे हो। तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है और उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 8/9 है। अब बोलो कौन जीत रहा है? वो जीत रहा है। तुम उसको कहो कि भाई तू खेल, हम खिला रहे हैं, तो खेलेगा? भगा देगा तुमको, कहेगा कि हम तुमको नहीं खिलाएंगे, भागो यहाँ गेम से भागो। तुम उसको 5 लाख रुपया भी दोगे ना खेलने के लिए तो भी नहीं खेलेगा, क्योंकि वो हारेगा बार बार। हाँ, उसका लक अगर अच्छा हुआ तो जीत सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हार जीत का डिसीजन नहीं देता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी बताता है कि जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा है। हाँ, जीत सकता है वो ऐसा फिट कर दे कि हमेशा जो है सम 5 आए, ऐसा सिस्टम फिट कर दे कि हमेशा सम 5 आए तो जीतेगा हमेशा वो। लेकिन अगर फेवरेबल गेम हो रहा हो, चीटिंग नहीं हो रहा हो, तो कौन जीत सकता है ज़्यादा? जो गेम खिला रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए कभी भी गेम खेलने जाओ तो बोलो भाई तू खेल, हम खिला रहे हैं, तो वो नहीं खेलेगा। उसी तरह से जब तुम देखे होगे कि एक चादर बिछा दिया जाता है, चादर के अंदर 10 रुपया 20 रुपया का नोट डाला जाता है और उस पर तुमको फेंकना रहता है एक रिंग करके। अरे देखे हो, मेला वेला में गए हो तो? और अगर नहीं जाता है तो जितना तुम लगाए रहते हो उतना तुमसे ले लेता है। ऐसा ही कुछ होता है ना? उस समय भी जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? उसी की। अब लोग एक कैसे, तो जगह ज़्यादा खाली रहता है, या तुमको बोला जाता है कि तुम 10 में फेंक रहे हो, तो 10 रुपये में फेंक रहे हो और चला जाएगा दूसरा में। तो अब बताओ, एक एरिया जो है उस पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इधर उधर जाने की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा? तुम कहो कि भाई उस जगह को छोड़ के हम कहीं भी फेंक सकते हैं, उधर नहीं फेंकेंगे, तुम खेलो मेरे साथ। वो खेलेगा? नहीं खेलेगा। तो उसी तरह से 52 पत्तों की जो ताश होती है उसमें भी होती है, 52 पत्तों के ताश में भी होती है। तो ये सब भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगले वीडियोस में देखेंगे हम लोग, ठीक है? आप लोग बोल दिए तो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा आपको
मतलब क्या बोल सकते हैं, परिचित करा दिए, इंट्रोड्यूस करा दिए। चलिए अगले क्लास में देखते हैं, आज इतना ही रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।